नमस्कार। आज हम चेतना, ध्यान और मन की शांति मतलब इन जैसे कुछ बहुत गहरे सवालों में उतरने वाले हैं। हमारे पास द स्टिलनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, ट्यूनिंग द माइंड टू स्पिरिट नाम के एक लेख से कुछ हिस्से हैं। और ये लेख शुरू होते ही बहुत ही दिलचस्प बात कहता है। हाँ बिल्कुल, शुरू करने से पहले ही लेखक एक तरह का डिस्क्लेमर देता है जो मुझे काफी अनोखा लगा। वो साफ साफ लिखते हैं, आगे बढ़ने से पहले कृपया निरंतरता के लिए प्लेलिस्ट के अन्य वीडियो देखें। मतलब ये कोई अकेला विचार नहीं है, बल्कि एक पूरी सीढ़ी का हिस्सा है, एक पूरा सिस्टम है जिसे वो समझा रहे हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये बताता है कि चेतना को समझना कोई 2 मिनट में बनने वाली चीज नहीं है। इसके लिए एक व्यवस्थित रास्ते पर चलना पड़ता है। तो आज हम उसी रास्ते के एक हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे और हमारा मकसद ये जानना है कि ध्यान, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, और माया जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं, हाँ, इनका चेतना से असल में रिश्ता क्या है? चलिए देखते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है 2 बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट से, पुरुष और प्रकृति। सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं ये। हाँ, पर इनका आइडिया बहुत सरल है, बहुत ही सरल। स्रोत के मुताबिक पुरुष वो तत्व है जिसमें कोई हलचल, कोई वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल स्थिर। वो बस है शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। और दूसरी तरफ है प्रकृति, जिसमें चेतना तो नहीं है पर हलचल ही हलचल है। हर तरफ वाइब्रेशन है। हाँ, पूरा ब्रह्मांड, हमारा शरीर, हमारा मन, सब कुछ प्रकृति का हिस्सा है। और यहीं से असली पहेली शुरू होती है ना? हाँ, अगर हम अपनी आत्मा के स्तर पे वो शांत पुरुष हैं, तो हम हर वक्त इस प्रकृति की हलचल और शोर शराबे में क्यों फंसे रहते हैं? हमें वो शांति महसूस क्यों नहीं होती जो हमारा असली स्वभाव है? हाँ, यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है। और यही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। स्रोत भी इसी सवाल से शुरू करता है। अगर आप चेतना हैं, तो आपको चेतना का अनुभव क्यों नहीं होता? इसका जवाब देने के लिए वो एक बहुत ही कमाल का उदाहरण इस्तेमाल करते हैं, वॉकी टॉकी का। हाँ, ये उदाहरण तो एकदम सटीक बैठता है। सोचिए, 2 वॉकी टॉकी हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास रखे हुए हैं। हाँ, लेकिन क्या वो बात कर पाएंगे? नहीं। जब तक आप दोनों को एक ही फ्रीक्वेंसी पर सेट नहीं करते, तब तक उनके बीच कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। बस खरखराहट होगी। हाँ, एक तरफ से आवाज आएगी ही नहीं। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि हमारे साथ भी ठीक यही हो रहा है। बिल्कुल। हम यानी पुरुष वो शांत स्थिर फ्रीक्वेंसी हैं, लेकिन हमारा मन जो प्रकृति का हिस्सा है, वो इस दुनिया की वजह से हमारी इच्छाएं, हमारे डर, हमारे विचार, हाँ, वो इतनी ज्यादा और ऊंची फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है कि दोनों के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा। मतलब शांति का सिग्नल तो हमेशा से मौजूद है, पर हमारा रिसीवर यानी हमारा मन किसी और ही चैनल पर लगा हुआ है और उस पर सिर्फ शोर आ रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस रिसीवर को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कैसे किया जाए। यही ट्यूनिंग या फ्रीक्वेंसी मैचिंग का आइडिया इस लेख का सार है। हमारा चित्त या मन एक ऐसे रेडियो की तरह है जो सैकड़ों स्टेशनों के बीच फंसा हुआ है, हर तरफ से शोर आ रहा है। और पुरुष यानी हमारी चेतना, वो एक शांत साफ चैनल है जिसे हम सुनना चाहते हैं। हाँ, आत्म साक्षात्कार या शांति का अनुभव तभी होगा जब हम अपने मन के इस शोर को कम करके उसे चेतना की स्थिर फ्रीक्वेंसी से मिला पाएं। और ये सिर्फ मानसिक स्तर पर नहीं है ना। मुझे लगता है स्रोत ये भी कहता है कि इसकी शुरुआत शरीर से होती है। हाँ, क्योंकि मन और शरीर जुड़े हुए हैं। इसीलिए योग में सबसे पहले आसन पर जोर दिया जाता है, यानी शरीर को स्थिर करना। हाँ। अगर आपका शरीर ही बेचैन है, हिल डोल रहा है, तो मन शांत कैसे होगा? सही बात है। शरीर के स्थिर होने के बाद आता है प्राणायाम, यानी अपनी सांसों को नियंत्रित करना। मैंने खुद ये महसूस किया है कि जब भी मैं तनाव में होती हूँ, मेरी सांसें बहुत तेज और छोटी हो जाती हैं, और जब मैं जानबूझकर गहरी और धीमी सांसें लेती हूँ, तो मन अपने आप थोड़ा शांत हो जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सांस हमारे आंतरिक वाइब्रेशन को कंट्रोल करने का सबसे सीधा तरीका है। जैसे जैसे शरीर स्थिर होता है और सांसें धीमी और गहरी होती हैं, मन की फ्रीक्वेंसी भी कम होने लगती है। अपने आप कम होने लगती है। वो शोर वाला रेडियो धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग वाली बात तो समझ में आ गई, पर फिर भी ये थोड़ी टेक्निकल लगती है। अच्छी बात यह है कि स्रोत इसे एक बहुत ही आसान और खूबसूरत तरीके से समझाता है, नदी और आसमान के उदाहरण से। हाँ, ये एक ऐसा रूपक है जो सीधे दिल में उतरता है। सोचकर देखिए, आप एक शांत झील या नदी के किनारे खड़ी हैं। पानी इतना स्थिर है कि उसमें एक भी लहर नहीं है, बिल्कुल शीशे की तरह। मन का प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिख रहा है।
ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा आसमान उस पानी में उतर आया हो। एक संपूर्ण अखंड तस्वीर। एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन। बिल्कुल। अब सोचिए कोई आकर उस शांत पानी में एक छोटा सा कंकड़ फेंक दे, क्या होगा? लहरें उठेंगी। जैसे ही कंकड़ गिरेगा, पानी की सतह पर लहरें उठने लगेंगी और वो जो साफ सुंदर प्रतिबिंब था वो तुरंत टूट जाएगा, बिखर जाएगा, धुंधला हो जाएगा। हाँ, अब आपको आसमान नहीं बस पानी की हलचल दिखाई देगी। यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि इस रूपक में वो नदी या झील हमारा मन है। अच्छा। और आसमान का वो साफ प्रतिबिंब हमारी शुद्ध चेतना, हमारी आत्मा है। तो जब तक मन शांत है, स्थिर है, हम अपने असली स्वरूप को, अपनी आत्मा को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एकदम। और वो कंकड़ क्या है? वो हमारे विचार हैं, हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छाएं हैं, हमारी चिंताएं हैं, हमारे मन में उठने वाला हर तरह का विक्षेप है। जब तक ये कंकड़ हमारे मन रूपी नदी में गिरते रहते हैं, और हमारे मन में तो हर पल गिरते रहते हैं, हर पल, तब तक हमारा मन अशांत रहता है और हम अपने असली स्वरूप का वो साफ प्रतिबिंब कभी देख ही नहीं पाते। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम हमेशा माया का पर्दा हटाने की बात सुनते हैं, जैसे कोई असली चादर हो जिसे फाड़कर फेंकना है, पर आप कह रहे हैं कि ये पर्दा हमारे अपने विचारों की लहरों के अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब कोई असली भौतिक पर्दा नहीं है। स्रोत के अनुसार बिल्कुल यही बात है। माया कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे हमें जीतना है, वो हमारे ही मन की अशांति है। वो लहरें ही वो पर्दा हैं जो हमें साफ देखने से रोकती हैं। तो फिर ध्यान या मेडिटेशन क्या है? क्या वो इन लहरों से लड़ने का तरीका है? नहीं, लड़ने का नहीं, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। ध्यान उन लहरों को शांत करने की कला है। अच्छा। ये उन कंकड़ों को फेंकना बंद करने का अभ्यास है। आप लहरों से लड़ते नहीं हैं, आप बस वो कारण हटा देते हैं जिनसे लहरें उठ रही हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ध्यान का मकसद विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि बस उन कंकड़ों को फेंकना बंद करना है, ताकि लहरें अपने आप शांत हो जाए। एग्जैक्टली। और इसी को स्रोत साक्षी भाव कहता है। साक्षी भाव, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर करना शायद सबसे मुश्किल काम है। मैं जब भी ध्यान करने बैठती हूँ तो अपने विचारों से लड़ना शुरू कर देती हूँ। अरे ये क्या सोच रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मन शांत हो जा। हाँ, और फिर सब कुछ और ज्यादा उलझ जाता है। और ये सबके साथ होता है। साक्षी भाव का मतलब विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उनसे एक दूरी बनाना है। जैसे आप नदी के किनारे बैठकर लहरों को आते जाते देख रहे हैं। आप खुद लहरें नहीं बन जाते हैं, आप बस एक देखने वाले बन जाते हैं, एक विटनेस बन जाते हैं। आप विचारों को आने देते हैं और जाने देते हैं, बिना उनसे उलझे, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे। मतलब विचारों को मेहमान की तरह आने जाने देना है, उन्हें पकड़कर बिठाना नहीं है। बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो धीरे धीरे विचारों का आना कम हो जाता है, कंकड़ गिरने बंद हो जाते हैं। और जब कंकड़ नहीं गिरते तो लहरें अपने आप शांत हो जाती हैं। आपको उन्हें शांत करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जैसे ही पानी शांत होता है, प्रतिबिंब खुद ब खुद साफ हो जाता है। ठीक वैसे ही स्रोत में एक बहुत गहरी लाइन है, शांति कहीं बाहर से नहीं लानी है, वो तो हमारा स्वभाव है। हम शांति खोज रहे हैं जबकि हम खुद शांति हैं। हमें बस अशांति पैदा करना बंद करना है। वाह, we don't have to create peace, we just have to stop creating disturbance। बिल्कुल। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। हम हमेशा कुछ पाने की कोशिश करते हैं, शांति पाना, खुशी पाना, पर ये स्रोत कह रहा है कि कुछ पाना नहीं है, बस जो गैर जरूरी है उसे छोड़ना है। एक पंक्ति में पूरा सार है। लेख में एक और बहुत दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो आज के जमाने का है, डीप्रोग्रामिंग। कहा गया है कि मेडिटेशन असल में एक डीप्रोग्रामिंग की प्रक्रिया है। ये सुन के मुझे बहुत मजा आया। हाँ, और ये शब्द बहुत सटीक है। हम सब एक तरह के कंडीशनिंग, एक प्रोग्रामिंग के साथ जी रहे हैं। बचपन से लेकर आज तक हमारे परिवार, समाज, स्कूल, हमारे अनुभव, सबने मिलकर हमारे मन पर प्रोग्रामिंग की कई परतें चढ़ा ली हैं। ये सही है, वो गलत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, और हम उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से अपनी पूरी जिंदगी जीते रहते हैं, बिना ये जाने कि ये हमारी ओरिजिनल सेटिंग है भी या नहीं। सही कहा। और ये डीप्रोग्रामिंग करने के लिए स्रोत दो अलग-अलग प्रक्रियाओं की बात करता है। एक है तप और दूसरा है ध्यान। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये मैं जानना चाहूंगी, तप और ध्यान, ये दोनों डीप्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और इनमें क्या फर्क है? इसे समझने के लिए हमें फिर से उस बड़ी तस्वीर को देखना होगा।
हमारे मन में, जैसे योग की भाषा में चित्त कहते हैं, सिर्फ इस जन्म के संस्कार नहीं है। जन्मों जन्मों के। माना जाता है कि उसमें जन्मों जन्मों के गहरे संस्कार यानी यादें और आदतें जमी हुई हैं। ये बहुत ही गहरी हार्डवायर्ड प्रोग्रामिंग है। जैसे किसी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में बहुत पुरानी गहरी फाइलें दबी पड़ी हों। बिल्कुल। तब का मतलब है उन बहुत पुरानी और गहरी परतों को जानबूझकर, अनुशासन या कष्ट सहकर जलाना। ये एक तरह की डीप क्लीनिंग है। अच्छा। जब कोई साधु या योगी कठिन व्रत रखता है या सर्दी गर्मी सहता है, तो वो असल में अपने उन गहरे विश्वासों और आदतों पर सीधी चोट कर रहा होता है जो उसने इस भौतिक संसार के बारे में बना लिए हैं। तो ये एक तीव्र प्रक्रिया है। बहुत तीव्र। तो तब उस हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करने जैसा है जिसमें बहुत गहरे वायरस या पुरानी फाइलें हैं। ये आसान नहीं होता होगा। इसमें बहुत इच्छा शक्ति लगती होगी। बिल्कुल। इसमें बहुत अनुशासन और संकल्प चाहिए। अब आते हैं ध्यान पर। अगर तब डीप क्लीनिंग है, तो ध्यान उस साफ किए हुए सिस्टम की डेली ट्यूनिंग है। अच्छा, तो एक डीप क्लीनिंग है और एक डेली ट्यूनिंग। हाँ, ध्यान का मतलब है अपनी वर्तमान फ्रीक्वेंसी को रोजाना ठीक करना। जब हम हर दिन स्थिर होकर बैठते हैं, तो हम प्रकृति के रोजमर्रा के शोर शराबे और उथल पुथल से हटकर उस शांत पुरुष यानी शुद्ध चेतना की स्थिरता की ओर खुद को रीअलाइन करते हैं। है ये बहुत अच्छी तरह से समझ आया। एक से आप सिस्टम का कबाड़ साफ करते हैं और दूसरे से आप सुनिश्चित करते हैं कि सिस्टम हमेशा सही फ्रीक्वेंसी पर काम करे। आपने एकदम सही समझा। तप के बिना हो सकता है पुरानी आदतें बार बार सतह पर आती रहें, और ध्यान के बिना साफ किया हुआ सिस्टम भी दुनिया के शोर में फिर से अपनी ट्यूनिंग खो सकता है। इसीलिए दोनों जरूरी हैं। इसीलिए पारंपरिक रूप से दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। तप हमें प्रकृति की चंचलता की गहरी पकड़ से छुड़ाता है और ध्यान हमें पुरुष की स्थिरता के करीब लाता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो इसका निचोड़ क्या है? हमारे सुनने वालों के लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सार यह है कि शांति या आत्म साक्षात्कार कोई रहस्यमयी या जादुई चीज नहीं है जिसे किसी और दुनिया से लाना है। ये एक तरह से फिजिक्स के नियम जैसा है। फ्रीक्वेंसी मैचिंग का नियम। अगर आपको एक खास रेडियो स्टेशन सुनना है तो आपको अपने रेडियो को उसी फ्रीक्वेंसी पर सेट करना होगा। बहुत सीधा और सरल। एकदम। हमारा असली स्वरूप, हमारी चेतना शांत और स्थिर है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हमें बस अपने मन के बेकाबू स्पंदनों को, उस शोर को कम करके उस शांति की फ्रीक्वेंसी पर लाना है, ताकि हम उसे सुन सकें, महसूस कर सकें। बिल्कुल। और वो नदी और आकाश का उदाहरण, वो हमेशा याद रखने वाली बात है कि हमारे अंदर वो साफ प्रतिबिंब देखने की क्षमता पहले से मौजूद है। हमें कुछ नया बनाना नहीं है, बस जो अशांति है, जो लहरें हैं, उन्हें शांत होने का मौका देना है। शांति हमारा स्वभाव है, हमें बस अशांति पैदा करना बंद करना है। ये लाइन अगर कोई सच में समझ ले तो जीवन बदल सकता है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही व्यावहारिक और गहरे सवाल पर आकर खत्म होती है। स्रोत में कहा गया है, जब लहरें ठहर जाती हैं और जल स्थिर हो जाता है, तभी पूर्णता का प्रतिबिंब उभरता है। हाँ। तो हम सबके लिए सोचने वाली बात यह है, अगर ध्यान का असली मकसद मन रूपी जल को स्थिर करना है, तो क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उन कंकड़ों को पहचान सकते हैं जिन्हें हम जाने अनजाने अपने मन में फेंकते रहते हैं? जैसे किसी सहकर्मी की कही कोई छोटी सी बात जो दिन भर दिमाग में घूमती रही, या ट्रैफिक में किसी पर आया गुस्सा। हाँ। या भविष्य की कोई चिंता जो बार बार मन में उठ रही है। ये सब छोटे छोटे कंकड़ ही तो हैं। बिल्कुल। किसी से हुई बहस, कोई अधूरी इच्छा, सोशल मीडिया पर देखी कोई चीज जिससे जलन हुई, ये सब कंकड़ हैं जो हम खुद ही अपने मन की झील में फेंकते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि मन अशांत है। तो असली सवाल ये है, क्या हम उन्हें फेंकने से पहले पहचान सकते हैं, और क्या हम खुद को उन्हें फेंकने से रोक सकते हैं? ये तो शायद रोज आधा घंटा आंख बंद करके बैठने से भी ज्यादा मुश्किल साधना है। हर पल, हर बातचीत में, हर एक्शन में जागरूक रहना कि मैं कोई नया कंकड़ तो नहीं फेंक रही। शायद यही असली ध्यान है, जो सिर्फ आसन पर नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में चलता है। अपने मन की नदी को दिन भर शांत रखने का प्रयास। ये विचार मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगा कि वो कौन से कंकड़ हैं जो आज उन्होंने अपने मन में फेंक